Hello everyone, once again welcome back to Excellence Icon with a new video, and in this video we will be discussing the lymphatic system. अब lymphatic system को हमें A levels में इतना डिटेल डिस्क्राइब नहीं करना, ठीक है, हमें इसको इतना ज़्यादा डिस्कस नहीं करना, पर हमें इसकी जनरल नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है, that what is mean by the lymphatic system. In addition to this we will also discuss the composition of blood, ठीक है, लाइक हम ब्लड प्लाज्मा को डिस्कस करने वाले हैं, लिम्फ को भी, और उसके साथ साथ टिश्यू फ्लूइड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. So yep, let's start. So this is basically the diagram of the lymphatic system. अब इसमें आपको थाइमस का पता होना चाहिए, where is the position or the location of thymus, एंड नथिंग एक्स्ट्रा इज़ मोर इम्पॉर्टेंट. आपको स्प्लीन का पता होना चाहिए, बेसिकली जो हमारे खून को साफ़ करता है, खून बनाता है और खून को साफ़ भी करता है. इट बेसिकली मेक एंड प्योरीफाई द ब्लड, ठीक है. एंड इसके अलावा नथिंग एक्स्ट्रा, आपको इनके नाम याद नहीं करने. हाँ, बेसिकली थोरेसिक डक्ट याद कर लो, ठीक. एंड नथिंग एक्स्ट्रा, जो 3 बातें बोलनी बस वो याद कर लो. इवन थोरेसिक डक्ट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट एट ऑल, और इवन स्प्लीन के भी क्वेश्चंस नहीं आते. थाइमस थोड़ा फिर भी याद कर लो कि इन द लिम्फेटिक सिस्टम व्हाट इज़ द पोजीशन ऑफ थाइमस. ये बिल्कुल आपके लाइक नेक से बस नेक की नज़दीक होती है, ठीक है. दिल से ऊपर होती है, इसकी पोजीशन अप होती है, ठीक है. और या दैट्स बेसिकली डायग्राम. तो मैंने सोचा कि मैं इस डायग्राम को आपको थोड़ा सा बस दिखा दूँ ताकि आप थोड़ी इसकी जनरल नॉलेज ले लो. फॉर ए लेवल्स इसकी इतनी कोई डिटेल रिक्वायरमेंट नहीं है. तो बस ये याद कर लो कि थाइमस कहाँ पर लोकेटेड होता है, ठीक है. एंड द स्प्लीन, थोड़ा बहुत स्प्लीन का भी कॉन्सेप्ट बिठा लो. और थोड़ा ऐसे डक्ट का क्या मतलब होता है, बेसिकली एक पाथवे होता है या एक वेसल होती है जिसके थ्रू जो है वो ट्रांसपोर्टेशन हो रही होती है, ठीक है. तो यप, दैट्स व्हाट द थिंग. Now let's have an explanation on the blood plasma. Blood plasma basically is a type of a liquid that is yellowish in color, ठीक है. इसका कलर पेल येलो होता है. It is a liquid composing of 55% of blood. देखो, ब्लड प्लाज्मा ना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है. यानी कि अगर आप हमारा जो पूरा ब्लड होता है ना, उस ब्लड में हमारे पास 55% ऑफ द ब्लड, यानी कि पूरे ब्लड में हमारे पास ब्लड प्लाज्मा कितनी परसेंट मौजूद है, 55% मौजूद है, यानी कि 50% से ज़्यादा मौजूद है. अब ब्लड प्लाज्मा का एक फ़ायदा मैं यहाँ पर वीडियो रोक के बता देता हूँ, वो ये है कि हमारा जो ब्लड प्लाज्मा, अगर आप हमारे ब्लड से प्लाज्मा को निकाल दोगे तो फिर जब प्लाज्मा निकाल दोगे तो फिर ब्लड पता है किस तरह से बचेगा, वो इट विल बी समथिंग लाइक जेली लाइक स्ट्रक्चर, या फिर वो थोड़ा सा सॉलिडिफाई होना शुरू हो जाता है, ठीक है. और क्योंकि ब्लड प्लाज्मा होगा तो फिर हमारा जो ब्लड है वो लिक्विफाई रहता है, मतलब इन द स्टेट ऑफ लिक्विड रहता है. आई होप ये समझ में आ रहा होगा आपको, ठीक है. कि जैसे हमारे पास ब्लड होता है ना, जैसे खून बह जाता है, ठीक है. खून बेसिकली ब्लड किस फॉर्म में होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है. इट बेसिकली इज़ लिक्विफाइड, ठीक है, बाय द ब्लड प्लाज्मा. अगर ब्लड प्लाज्मा को निकाल दोगे तो हमारा जो ब्लड है वो बेसिकली सॉलिडिफाई होना शुरू हो जाता है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि वो थोड़ा जेली लाइक और थोड़ा हार्श स्ट्रक्चर होना शुरू हो जाता है. तो तभी ब्लड प्लाज्मा बहुत इंपॉर्टेंट है. ये हमारा जो ब्लड है उसको ब्लड प्लाज्मा लिक्विफाई रखता है और लिक्विड स्टेट में मेंटेन रखता है, ठीक है. तो वरना फिर हमारे पास अगर ब्लड प्लाज्मा नहीं होगा तो पूरा जो ब्लड है ना, बचा कुचा, वो बिल्कुल सॉलिड हो जाता है, मतलब इन द सेंस के सॉलिडिफाई हो जाता है, ठीक है. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. और तभी इसकी कंपोजिशन याद रखनी है, विच इज़ 55%. इसका कलर पेल येलो है, जो कि आपको डायग्राम से भी विजिबल है. इससे कॉन्टैक्ट, अच्छा, ब्लड प्लाज्मा बेसिकली वो चीज़ें लाइक आप ये कहते हो ना कि आपके ब्लड में ग्लूकोज आता है, आपके ब्लड में जो है वो अमीनो एसिड्स हैं, आपके ब्लड में हमारे पास यूरिया आता है, ठीक है. क्योंकि हमारे पास जो यूरिया होता है जब वो लिवर में बनता है, लिवर से वो किडनी की तरफ ट्रांसपोर्ट करता है, तो वो ब्लड के थ्रू करता है. तो ब्लड में कहाँ पर, तो ये जितनी भी चीज़ें होती हैं ना कि हमारे पास ग्लूकोज है, भाई आपको अगर ग्लूकोज यानी कि शुगर टेस्ट करवाना होता है, ग्लूकोज का टेस्ट करवाना होता है, तो आप ब्लड निकालते हो. तो बेसिकली क्यों निकाल रहे हो आप ब्लड, उसमें कौन सी जगह पर ये ग्लूकोज और यूरिया, प्लाज्मा, प्रोटीन्स वगैरह होते हैं. तो बेसिकली यही ब्लड प्लाज्मा है, 55% ब्लड का कंपोज करता है, जिसमें हमारे पास ग्लूकोज भी पाया जाता है, यूरिया भी पाया जाता है, और प्लाज्म प्रोटीन्स भी पाए जाते हैं, सच एज अमीनो एसिड्स. अब ज़रूरी नहीं है कि अमीनो एसिड्स हम, एंजाइम्स हमारे ब्लड में होते हैं, ठीक है. एंटीबॉडीज़ हमारे ब्लड में होती हैं, हार्मोन्स हमारे पास ब्लड में आते हैं. तो ये जितने भी हार्मोन्स होते हैं, एंजाइम्स होते हैं, एंटीबॉडीज़ होती हैं, और बाकी अमीनो एसिड्स होती हैं, यानी कि कंबाइनली वी कैन से दैम द प्लाज्मा प्रोटीन, बिकॉज वो प्लाज्मा ब्लड प्लाज्मा के अंदर होते हैं, तो हम बेसिकली उसे प्लाज्मा प्रोटीन कहते हैं, यानी कि वो प्लाज्मा की प्रोटीन है. और उसी के साथ साथ वो वहीं पर ही ट्रैवलिंग कर रही होती है, यानी कि इन अ ब्लड. अब अगर तुम्हें कोई पूछे कि ब्लड में एग्जैक्ट पोजीशन बताओ कि कहाँ पर ग्लूकोज ज़्यादा, मतलब ऑब्वियसली ग्लूकोज वहीं पे मौजूद होता है, तो तुम कहोगे कि ब्लड प्लाज्मा. सो अब कॉमन सेंस समझ आई. बाकी का जो ब्लड का हिस्सा है उसमें RBCs आते हैं, वी आर हैविंग द वाइट ब्लड सेल्स, वी आर हैविंग द प्लेटलेट्स, ठीक है.
तो ऑफ कोर्स फिर वो इस तरीके से बनता है, 45% उसका जो है वो कंपोज करता है। और ब्लड प्लाज्मा में एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, 90% तो वाटर होता है, ये मेक श्योर कर लो। कंटेंट में यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है इट्स 90% वाटर, यानी कि 90% वाटर होने की वजह से जो ब्लड प्लाज्मा है ये पूरे ब्लड को लिक्विफाई करता है, यानी कि लिक्विड स्टेट में मेंटेन रखता है। अगर तुम ब्लड प्लाज्मा को हटा दोगे तो फिर जो ब्लड बचेगा वो सारा जेली लाइक होगा, ठीक है, जेल लाइक, या फिर वो सॉलिडिफाई होना शुरू हो जाता है, सख्त सख्त होना शुरू हो जाता है, ठीक है, और वो लिक्विड नहीं रहता, वो फ्लो की एबिलिटी छोड़ देता है, ठीक है। और 10% यहाँ पर आइंस होते हैं, आइंस यानी कि ग्लूकोज, यूरिया वगैरह जो मैंने भी आपको बताया वो सिर्फ 10% होते हैं, ठीक है। और 90% इसमें ब्लड प्लाज्मा में वाटर होता है, ये याद कर लो। एंड देन इट्स मेकिंग ओवरऑल 55% ऑफ द ब्लड, ठीक है। अब बाकी का 45% आरबीसी हो गया, वाइट ब्लड सेल हो गया, प्लेटलेट्स हो गया, तो उसको हम बाद में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो यप, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये बात याद कर लो। 55% ओवरऑल ब्लड में ब्लड प्लाज्मा होता है जिसका कलर पेल येलो है, वो 90% वाटर रखता है और 10% आइंस रखता है। आइंस के तुम एग्जाम्पल्स दो, एग्जाम्पल्स देना ज़रूरी है, वेदर इट इज़ योर पेपर 2 या पेपर 4, थ्योरी पेपर में एग्जाम्पल्स देना ज़रूरी है ताकि तुम अच्छे खासे मार्क्स स्कोर कर पाओ। और एग्जाम्पल्स में कोई मार्क्स कटते नहीं है, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, तो एग्जाम्पल्स दो फिर, ठीक है। बस एग्जाम्पल इररेलेवेंट नहीं हो, तो यहाँ पर रेलिवेंट है आइंस, ठीक है, ग्लूकोज आ गया, यूरिया आ गया, प्लाज्मा प्रोटीन की भी एग्जांपल दे सकते हो, लाइक हार्मोन्स, एंजाइम्स वगैरह, और फिर तुम्हें मार्क मिलेगा, ठीक है। एंड मे बी कि उन्होंने तुम्हें मार्क्स इसी के दिए हो कि आपको एग्जांपल भी देनी है, तो आप लाजमी एग्जांपल्स लिख कर आएँ। अब हमने तो ये पता कर लिया कि भाई इसमें यूजफुल सब्सटेंसेस होते हैं, हार्मोन्स वगैरह होते हैं, लेकिन इसके अलावा एक चीज़ और है कि ऑस्मोटिक बैलेंस को भी ये मेंटेन करता है, और ये जो ब्लड की पीएच है यानी कि पावर ऑफ हाइड्रोजन, उसको भी मेंटेन करता है। देखो हमारा जो ब्लड है ना, हमारे ब्लड की पीएच, तो हमारे ब्लड की पीएच बेसिकली इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग सो 7.6 या 8.1 अराउंड लाइक दैट है, ठीक है। यानी कि हमारी जो है वो ब्लड की इतनी ज़्यादा भी खैर अल्कली में नहीं है, क्योंकि 7 इज़ बेसिकली न्यूट्रल, तो ये 7.6 से 7.5 समथिंग कुछ इस तरह है, ठीक है। बहरहाल तो पीएच याद करना ज़रूरी नहीं है आपके लिए, ठीक है, तो मैं ही रिकॉल कर रहा था, सिर्फ आपको याद करना ज़रूरी नहीं है ब्लड की पीएच इन योर ए लेवल्स, लेकिन ये बेसिकली जो भी पीएच होती है उसको मेंटेन करता है। प्लस ये ऑस्मोटिक बैलेंस, ऑस्मोसिस या ऑस्मोटिक ग्रेडियंट, ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक पोटेंशियल, ऑस्मोटिक बैलेंस, ये ऑस्मोस जहाँ पे भी आ रहा है ना वर्ड, उसका मतलब है वाटर। तो ऑस्मोटिक बैलेंस कैसे, क्योंकि 90% इसमें वाटर है, अभी रिकॉल करवाया, 90% इसमें वाटर, तो इसकी वजह से ये ऑस्मोटिक बैलेंस इन द ओवरऑल ब्लड मेंटेन करता है, यानी कि जो वाटर है उसकी ट्रांसपोर्ट की एबिलिटी, मतलब जो जिस तरीके से वो ट्रैवलिंग कर रहा है उसकी एबिलिटी उसी की तरह है, और बेसिकली जो हमारा ब्लड है उसको लिक्विफाई रखता है, ठीक है। तो ये दोनों काम करते हैं, ऑस्मोटिक बैलेंस को भी मेंटेन करते हैं, ठीक है, ताकि इन केस हमारा ब्लड कहीं से भी सॉलिडिफाई ना हो जाए, और पीएच को तो मेंटेन करते हैं, पीएच को भी मेंटेन करते हैं। अब पीएच को कैसे मेंटेन करते हैं, दैट इज़ नॉट पार्ट ऑफ योर सिलेबस, सो आई विल नॉट एक्सप्लेनिंग दिस, ठीक है, लेकिन बस याद कर लो कि पीएच को और ऑस्मोटिक बैलेंस को मेंटेन करते हैं। Let's describe another important thing, that is the tissue fluid. अब टिश्यू फ्लूइड से क्या तुम्हारे दिमाग में आता है? देखो टिश्यू फ्लूइड बेसिकली खुद एक ऐसा फ्लूइड नहीं होता, ये बेसिकली फ्लूइड बनता है जब हमारे पास कैपिलरीज है वो लीक होना शुरू होती है। अब मैंने तुम्हें बताया कि ब्लड हमारे पास लिक्विड फॉर्म में होता है, ठीक, और ब्लड प्लाज्मा में तुम्हें पता चल गया है कि क्या क्या चीज़ें होती हैं, ठीक है, ग्लूकोज होता है, वाटर होता है, यूरिया होता है, और प्लाज्मा प्रोटीन्स भी होते हैं। तो जब वो कैपिलरी से गुजरेंगे, अपनी प्रीवियस वीडियो पढ़ी होगी ब्लड वेसल्स की, जिसमें मैंने आपको कैपिलरी की टाइप बताई थी कि वो किस तरह से जो है वो लीकेज कर रही होती है, ठीक है, क्योंकि वो 1 सेल थिक होती है, बस 7 माइक्रोमीटर में उसका साइज़ होता है, तो वो ईजिली लीकेज कर रही होती है। उस लीकेज की वजह से वहाँ पर एक फ्लूइड बनता है, वो जो फ्लूइड बनता है वो टिश्यू फ्लूइड कहलाता है, ठीक है, हम उसे टिश्यू फ्लूइड कहते हैं, और उसमें अच्छी खासी हमारे पास वो सब्सटेंसेस होते हैं जो कि कैपिलरी से पास थ्रू कर पाए, यानी कि जो सब्सटेंसेस इन अ सेंस से कह लूँ कि देखो कैपिलरी खुद एक 7 माइक्रोमीटर है, फिर उसकी वॉल्स में टाइनी होल्स या जिस तरह से वो एबिलिटी रखता है पास थ्रू करने की, ठीक है, बाय द सेल सरफेस मेम्ब्रेन, तो क्योंकि वो भी एक सेल है तो सेल सरफेस मेम्ब्रेन के थ्रू वो पास करेगा। तो अब ये आपको याद नहीं करना कि पास हो किस तरह रहा है, बेसिकली बस याद करो कि वो पास होता है। कैपिलरी से जो सब्सटेंसेस लीक हो जाते हैं, एक स्मॉल सब्सटेंसेस हैं वो लीक हो जाते हैं, जो लार्ज सब्सटेंसेस होते हैं वो लीक नहीं कर पाते, ठीक है। तो ये जो सब्सटेंसेस हैं जो लीक हो जाते हैं ये फिर चले जाते हैं हमारे मसल्स के नज़दीक वाले एरिया में, एंड दैट इज़ कॉल्ड बेसिकली टिश्यू फ्लूइड, यानी वहाँ खुद ही टिश्यू फ्लूइड बन जाते हैं, ठीक है। और टिश्यू में इसलिए कहते हैं टिश्यूज़ के नज़दीक होते हैं फ्लूइड, बेसिकली दैट्स अ स्ट्रक्चर, लिक्विफाइड स्ट्रक्चर, ठीक है। व्हेन पासिंग टू ये तो मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है। प्लाज्मा लीक्स इनटू द स्पेसेस बिटवीन सेल्स फॉर्मिंग टिश्यू फ्लूइड।
बेसिकली जो प्लाज्मा होता है वो लीकेज करता है। अब आरबीसी लीकेज नहीं करते, ये बात भी याद रखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट की पॉइंट है। क्यों? क्योंकि कैपिलरी का साइज़ क्या है? 7 माइक्रोमीटर। आरबीसी का साइज़ क्या है? एक आरबीसी का साइज़ क्या है? 7 माइक्रोमीटर। तो रेड ब्लड सेल बिल्कुल भी लीकेज नहीं कर सकते, वो तो रेस्ट्रिक्टेड है, वो तो सबसे लार्जेस्ट है, ठीक है। प्रोटीन्स कैन नॉट पास थ्रू, ऑब्वियसली प्रोटीन्स भी लार्ज होते हैं। प्रोटीन्स का स्ट्रक्चर अगर आपको पता है, आई एम नॉट श्योर कि अच्छा खैर प्रोटीन का स्ट्रक्चर इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ पर इंपॉर्टेंट नहीं है, पर इन योर चैप्टर 2 वो इंपॉर्टेंट है। बहरहाल प्रोटीन्स, हमारे पास जो प्लाज्मा प्रोटीन्स होते हैं वो बड़े होते हैं साइज़ में, और क्योंकि वो बड़े होते हैं तो फिर वो लीकेज जो है लीकेज नहीं कर पाते, ठीक है। क्योंकि ऑब्वियसली कोई स्ट्रक्चर ऑलरेडी बड़ा है तो वो एक छोटे से टाइनी होल से नहीं गुजर सकता। सो ये दैट्स अ बेसिक पॉसिबिलिटी कि हमारे पास प्रोटीन्स भी पास नहीं करते। तो दो चीज़ें हो गई, आरबीसी पास नहीं करते, दूसरा प्रोटीन्स पास नहीं करते। वाइट ब्लड सेल्स कैन स्क्वीज थ्रू, व्हाट डज इट मीन? देखो, वाइट ब्लड सेल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। वाइट ब्लड सेल हमारे पास प्रोटेक्शन के लिए होते हैं, और जो वायरसेस होते हैं, जितने भी बैक्टीरिया होते हैं, अदर इन्फेक्शंस होते हैं, उन सबको जो है मारने के लिए या टू डिफेंड, ठीक है, पूरी बॉडी को उसके अगेंस्ट डिफेंड करने के लिए फिर हमारे पास वाइट ब्लड सेल्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। वाइट ब्लड सेल्स बेसिकली हमारी बॉडी के प्रोटेक्शन एंड इम्यूनिटी के लिए होते हैं। आप इम्यूनिटी के चैप्टर, इन्फेक्शियस डिजीज़ नहीं, इम्यूनिटी के चैप्टर में आप डिटेल से पढ़ने वाले वाइट ब्लड सेल का स्ट्रक्चर्स और उसके इंपॉर्टेंस, सिग्निफिकेंस वगैरह। पर यहाँ पे याद रखो कि वो जरासीम को मारते हैं वाइट ब्लड सेल्स, तो वो टिश्यू फ्लूइड में पास कर जाते हैं, यानी कि वो कैपिलरी के थ्रू टिश्यू फ्लूइड में चले जाते हैं आराम से, ठीक है। और वो ब्लड प्लाज्मा के अंदर तो इनका साइज़ छोटा होता है कि वो ईजिली पास थ्रू कर जाए, ठीक है। तो इस वजह से क्या होता है कि हमारे पास जो टिश्यू फ्लूइड है, अब वहाँ पर जब वाइट ब्लड सेल्स आ जाएंगे तो वहाँ पर फिर जरासीम नहीं होंगे, और अगर कोई एंटीबॉडी कोई वायरस है या कोई बैक्टीरियल पार्टिकल है तो, या पैथोजन है कोई भी, तो उसे वो डिस्ट्रॉय ईजिली कर लेते हैं वाइट ब्लड सेल, ठीक है। सो ये इंपॉर्टेंट की पॉइंट है, इंपॉर्टेंट की पॉइंट ऑलरेडी आपको याद होना चाहिए, ठीक है। एंड नथिंग एक्स्ट्रा इज दैट, टिश्यू फ्लूइड बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है बेसिकली, ठीक। तो ये है कि अब पता चल गया कि टिश्यू फ्लूइड बनता कैसे और इसमें कौन कौन सी चीज़ें पास कर सकती हैं। तो जो पास कर सकती हैं वो भी लिखो, जो नहीं कर सकती वो भी लिखो। लाइक इसमें जो है वो प्रोटीन पास नहीं कर सकते, आरबीसी पास नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन इसमें जो है वाइट ब्लड सेल्स पास कर सकते हैं, ताकि वो बॉडी जो टिश्यू फ्लूइड वाला एरिया है उसे जो है प्रोटेक्शंस वगैरह दे सके, ठीक है। सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। इसके अलावा टिश्यू फ्लूइड का फंक्शन इस तरह होता है कि वो इस तरह से प्रोसेस करता है कि द हाई ब्लड प्रेशर एट आर्टेरियल एंड ऑफ कैपिलरी बेड, ठीक है, दैट कॉजेज द ब्लड प्लाज्मा टू फ्लो आउट ऑफ द कैपिलरीज। देखो, तुम्हें ऑलरेडी पता है ना, मैंने प्रीवियस वीडियो में समझाया था कि आर्टेरियल एंड जो होता है हमारे पास, वहाँ से फिर कैपिलरी की बेसिकली कैपिलरी बेड और कैपिलरी नेटवर्क जो होता है, दैट्स द सेम थिंग। कैपिलरी बेसिकली इज 7 माइक्रोमीटर लार्जर, यानी कि 7 माइक्रोमीटर उसका डायमीटर होता है, ठीक। इतना ज़्यादा, मतलब इतना लाइक आरबीसी की अराउंड होता है उसका जो है वो साइज़। अब कैपिलरी का जो बेड होता है ना बेसिकली, यानी कि आप ये कह लो कि ड्यू टू हाई प्रेशर, मैंने बताया था प्रीवियस वीडियो में कि हाई प्रेशर होता है, वहाँ जाकर लो होता है। तो एक चीज़ तुम बहुत तेज़ से फेंकोगे और वो फिर एक बहुत लाइक तेज़ी से जाकर एक बड़े सा पाइप है जिसमें वो तेज़ से गुजर रही है, उसमें एक छोटे से पाइप आएगा। जब वो छोटे से पाइप से तेज़ से गुजरेगी, देयर आर चांसेस कि अगर तो उसमें होल हुए छोटे पाइप में, तो वो वहाँ से सीधा बाहर आ जाएगा और आराम से आएगा, अच्छी खासी क्वांटिटी में वो पानी बाहर आ जाएगा। अगर तुम इस तरह पाइप से करोगे कि एक मोटा सा पाइप लो, उसमें पानी बहुत तेज़ रफ्तार से फेंको, ठीक है, और उसके बाद उस मोटे से पाइप के साथ छोटा सा पाइप जोड़ दो। जब वो बड़े से पाइप से छोटे से पाइप में जाएगा ना, तो छोटे पाइप में अगर होल्स होंगे तो फिर वो ईजिली अच्छा खासा पानी उसमें से बाहर लीक कर जाएगा। दैट्स हैपनिंग द सेम ओवर हियर कि ड्यू टू द हाई ब्लड प्रेशर बहुत तेज़ होता है आर्टरीज में, उसकी वजह से जो ब्लड प्लाज्मा होता है ना वो आराम से बाहर आ जाता है, ठीक है, कैपिलरी से आराम से बाहर आ जाता है। हाई प्रोटीन कंसंट्रेशन इज प्लाज्मा विच इज़ इक्वल टू द लोअर वाटर पोटेंशियल। अब जिस तरह से हमारे पास प्रोटीन की कंसंट्रेशन हाई होगी तो हमारे पास वाटर की कंसंट्रेशन लो होगी, वाटर की कंसंट्रेशन लो होगी का मतलब है कि वाटर पोटेंशियल लो होगा, ठीक है। वाटर पोटेंशियल लो होता है तो फिर क्या होता है हमारे पास, ऑस्मोटिक प्रेशर कॉजेज द प्लाज्मा टू फ्लो बैक इनटू द कैपिलरीज एट वेन्यूल एंड ऑफ द कैपिलरी बेड, ठीक है। व्हाट डज इट मीन? देखो, अब तुम्हारे पास क्या हो रहा है, दे आर ट्राइंग टू से ऑस्मोटिक प्रेशर कॉजेज प्लाज्मा टू फ्लो बैक, ठीक है, यानी कि ऑस्मोटिक प्रेशर अब बनता है यहाँ पर जब तुम्हारे पास हाई प्रोटीन कंसंट्रेशन होगी, ठीक है, यानी कि अब तुम्हारे पास हाई प्रोटीन कंसंट्रेशन इन प्लाज्मा, ठीक है, जो प्लाज्मा है तुम्हारे पास उसमें कंसंट्रेशन प्रोटीन की बहुत ज़्यादा हो गई, और फिर जो प्लाज्मा है उसके अंदर वाटर की कंसंट्रेशन लो हो गई। क्यों? क्योंकि उसमें तुम्हें पता है कि प्रोटीन पास कर सकते हैं,
नो, प्रोटीन पास ही नहीं कर सकते। जब प्रोटीन पास नहीं करेंगे, हम अभी अभी पढ़ के आए कि प्रोटीन वो चीज़ है जो कि पास नहीं कर सकता फ्रॉम द ब्लड प्लाज्मा। वो ब्लड प्लाज्मा में जो है प्रोटीन मौजूद है, वो कैपिलरी के थ्रू पास नहीं कर सकता, क्योंकि वो लार्जर इन साइज़ है, ठीक है। तो वो सीधा सीधा फ्लो कर जाता है। लेकिन पानी तो जाहिर सी बात है, पानी के पार्टिकल्स तो कितने छोटे होते हैं, वो तो पास कर जाएंगे। तो जब यहाँ पर लीकेज हो रहा है, तो पानी का लीकेज हो रहा है, प्रोटीन्स तो लीक नहीं कर रहे ना, क्योंकि प्रोटीन की तो कंसंट्रेशन देखो। प्रोटीन क्यों लीक नहीं कर रहे, बात समझो कि हमारे पास जो कैपिलरी है, उस कैपिलरी में पानी की क्वांटिटी 90% है और 10% आयंस से कंसंट्रेशन है। उन आयंस में हमारे पास ग्लूकोज भी आ रहा है, यूरिया भी आ रहा है, प्रोटीन भी। अब जब पास कर रहा है, जब हमारे पास ब्लड फ्लो कर रहा है, तो उस ब्लड फ्लो में हमारे पास 90% जो वाटर है, अब एग्जैक्टली नॉट 90%, आपको परसेंटेज याद नहीं करनी है, लेकिन हमारे पास जो वाटर है अच्छी खासी क्वांटिटी में वो लीक कर रहा है। जब वो लीक कर रहा है तो वो बना रहे टिश्यू फ्लूइड। जब वो टिश्यू फ्लूइड बना रहे हैं, तो हमारे पास ब्लड वेसल में यानी कि कैपिलरी में क्या बच रहा है, ग्लूकोज, क्योंकि वो लार्जर इन क्वांटिटी है, ओ मतलब लार्जर इन साइज है, सॉरी नॉट क्वांटिटी, लार्जर इन साइज है। प्रोटीन लार्जर इन साइज है, इनका प्रोटीन का स्ट्रक्चर लार्ज होता है ना, ये बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स हैं। तो लार्ज मॉलिक्यूल्स कैन नॉट पास। जब लार्ज मॉलिक्यूल्स पास ही नहीं होंगे, तो फिर हमारे ब्लड के अंदर क्या बचेगा, ब्लड में जो ब्लड प्लाज्मा है उसमें क्या बचेगा, वाटर, सॉरी उससे बचेगा प्रोटीन, और वाटर नहीं बचेगा। तो अब हमारे पास जब लोअर कंसंट्रेशन हो जाएगी वाटर की या ब्लड प्लाज्मा में, और क्योंकि प्रोटीन इतने सारे बचे हैं, क्योंकि वो लार्ज थे, वो पास नहीं कर पाए, लेकिन वाटर ने बहुत सारा पास कर लिया, ठीक है, नहीं लीक कर गया वाटर, तो हम क्या कहेंगे, वाटर की कंसंट्रेशन लो हो गई यहाँ पर और प्रोटीन की हाई हो गई कंसंट्रेशन। तो कंसंट्रेशन डिफरेंस समझ आ गया कि कैपिलरी में हमारे पास प्रोटीन की कंसंट्रेशन हाई है और वाटर की कंसंट्रेशन लो, और टिश्यू फ्लूइड में वाटर कंसंट्रेशन हाई है और प्रोटीन की कंसंट्रेशन लो, ठीक है। तो ये हाई और लो कंसंट्रेशन क्या तुम्हें किसी तरफ रिफ्लेक्ट करना चाह रहे हैं ना, बिकॉज इस चैप्टर नंबर 8 तो तुम ऑलरेडी पढ़ कर आए अपना डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस, ठीक है, एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट वगैरह। तो उसमें तुम्हें पता होगा कि अब हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन जाता है ना, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, ऑस्मोटिक प्रेशर कॉजेज द प्लाज्मा टू फ्लो बैक इनटू द कैपिलरीज। इसका क्या मतलब है ये भी समझो। एट द वेन्यूल एंड, तुम्हें वेन्यूल के बारे में पता है, अगर तुम्हें नहीं पता तो प्रीवियस वीडियो देख कर आओ, वहाँ तुम्हें पता चल जाएगा व्हाट डज आई मीन बाय द वेन्यूल्स, ठीक है ना। द ऑस्मोटिक प्रेशर कॉजेज प्लाज्मा टू फ्लो बैक इनटू कैपिलरीज। अब जो भी प्लाज्मा मौजूद है हमारे पास, टिश्यू फ्लूइड बेसिकली जो बना था, जो एरिया जहाँ टिश्यू फ्लूइड बना था वहाँ प्लाज्मा मौजूद हो गया था, अब वो प्लाज्मा वापस जाएगा कैपिलरीज में। वो वापस कैपिलरी में क्यों जा रहा है, क्योंकि अब बाहर कंसंट्रेशन वाटर की हाई है, अंदर कंसंट्रेशन लो है। और ऑस्मोसिस की डेफिनेशन सुनाओ, इट इज़ अ नेट मूवमेंट ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम द हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन। तो बाहर टिश्यू फ्लूइड की कंसंट्रेशन वाटर ज़्यादा हो गया और अंदर जो है कैपिलरी में वहाँ पे पानी कम हो गया। तो क्योंकि पानी कम इसलिए क्योंकि वो लीक कर रहा था, तो वो लीक करता रहा, लेकिन अब क्योंकि चेंज आ गया तो आगे जाकर क्या हो रहा है, वेन्यू लैंड पे, आर्ट्रियल लैंड पे लीक कर रहा था, वेन्यू लैंड पे वाटर वापस अंदर जा रहा है। अब जब वो वापस अंदर जाएगा तो यानी कि ज़्यादा टिश्यू फ्लूइड नहीं बनेगा। अब तुम्हें कॉमन सेंस समझ आ रही है कि सारा पानी क्यों नहीं लीक हो रहा है, क्योंकि ये डिफरेंस की वजह से वो जितना पानी लीक कर रहा है ना, उसका अराउंड 40%, 50%, 60% वो वापस ले भी रहा है। अब परसेंटेज याद नहीं करनी, दैट्स नॉट द प्ले फॉर द परसेंटेज, लेकिन बस मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि कॉमन सेंस से समझो कि पानी जितना आर्ट्रियल एंड से लीक हो रहा है, तो वो लीक इसलिए हो रहा है क्योंकि प्रोटीन ज़्यादा लार्जर मॉलिक्यूल्स हैं और पानी स्मॉल मॉलिक्यूल्स होता है, वो लीक कर जाते हैं, ठीक। लेकिन जब वेन्यू लैंड है, तो वेन्यू लैंड पे क्योंकि चेंज इन कंसंट्रेशन हो गई ना वाटर की, तो वाटर पोटेंशियल चेंज हो गया, ऑस्मोसिस होगा, उसमें हमारे पास पानी जो है वो वापस कैपिलरी में जाएगा, नहीं वापस ब्लड वेसल्स में जा रहा है और ब्लड फ्लो के साथ मूव करेगा। तो इससे ये फ़ायदा भी होगा कि हमारे पास टिश्यू फ्लूइड ज़्यादा नहीं बनेगा। अब टिश्यू फ्लूइड ज़्यादा नहीं बनेगा तो हमारे लिए तो फ़ायदा ही है ना, वरना फिर हर जगह टिश्यू फ्लूइड होता, तो ये भी हमें बेनिफिट मिलता है। एंड हैंस द टिश्यू फ्लूइड में यहाँ पर ऑस्मोटिक बैलेंस भी मेजर रहेगा, मेंटेन रहेगा, ठीक है। उसी के साथ साथ क्या होगा, इफ ब्लड प्रेशर इज टू हाई एट द एट्रियल एंड्स, टू मच ऑफ द प्लाज्मा, ठीक है, फ्लो इनटू द टिश्यू फ्लूइड एंड एक्यूमुलेट्स स्वेलिंग इन द फॉर्म ऑफ ओडेमा। अब ये थोड़ा सा ये आपको याद करना है, ये थोड़ा सा ओडेमा जो है, एडेमा ओडेमा जो भी आप कह लो इसको, ठीक। वो बेसिकली ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है एंड दैट इज़ बेसिकली समथिंग नॉट गुड फॉर यू। कि अगर खुद सोचो कि ब्लड प्रेशर खुद हाई होगा, तभी कहते हैं कि अपना ब्लड प्रेशर आपको मेंटेन करना है, ज़्यादा हाई या ज़्यादा लो नहीं करना, टेंशन नहीं लेनी है जिससे ब्लड प्रेशर हाई हो, और इतना एक ही जगह पे पड़े भी नहीं रहना, सुस्त भी नहीं रहना, काम करते रहना, एक्टिव रहना, ताकि ब्लड प्रेशर लो भी ना हो। तो जैसे बहुत ज़्यादा सो रहे होते हैं ना अक्सर,
लाइक बहुत ज़्यादा कोई बंदा नैप ले ले तो उसका ब्लड प्रेशर लो होना शुरू हो जाता है, क्योंकि उसकी बॉडी फंक्शन में नहीं होती है। तो ब्लड प्रेशर बहुत हाई भी नहीं होना चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा हाई होगा तो एट्रियल एंड से बहुत ज़्यादा ब्लड प्लाज्मा फ्लो करेगा और वहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्यूमुलेट हो जाएगा, यानी जमा हो जाएगा। अब जब इतना ज़्यादा टिश्यू फ्लूइड जमा होगा तो इसको कहते हैं स्वेलिंग। स्वेलिंग होगी वहाँ पर, उस स्वेलिंग इन द फॉर्म ऑफ ओडेमा, जो कि एक बीमारी है, एंड दैट इज़ नॉट गुड फॉर यू। तो प्लीज़ ये मेंटेन रखो अपना ब्लड प्रेशर अपना। अब तुम्हें पता चला कि अल्लाह ताला ने यानी हर चीज़ कितनी ज़्यादा जो है वो डेप्थ से बताई है कि आप अपना ब्लड प्रेशर, अब जो हमें गाइडेंस मिलती है कि ब्लड प्रेशर को मेंटेन रखना, ज़्यादा हाई या ज़्यादा लो नहीं करना, दोनों के अलग अलग नुकसान आते हैं। तो हाई का तो ये नुकसान है, ठीक है। और अपनी टेंशन को दूर रखो, बस पढ़ाई करते रहो एंड यू विल गेट योर स्टार्स, डोंट वरी अबाउट इट। बाकी ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो तभी कहते हैं आपको कि ब्लड प्रेशर अपना मेंटेन रखें, क्योंकि अगर हाई होगा तो फिर यहाँ पर ओडेमा के चांसेस हाई रहते हैं हमेशा, ठीक है। Now this diagram is basically showing you the structure कि हमारे पास टिश्यू फ्लूइड बन कैसे रहा है। जस्ट फॉर क्लैरिफिकेशन आपको बताता चलूँ कि यहाँ पर हमारे पास जो एट्रियल एंड है, क्योंकि वहाँ पर ब्लड प्रेशर बहुत हाई होता है तो उसकी वजह से लीकेज हो रही है, ठीक है। एंड दिस वन द ग्रीनिश कलर, ठीक है, ये इनसाइड से येलो है। हमारे पास जो वेसल है दैट्स द लिम्फ वेसल, ठीक है, लिम्फेटिक वेसल होती है हमारे पास, ठीक है। अब इसको भी डिस्कस करते हैं कि इसमें क्या होता है। हमारे पास देखो लिम्फ, हमारे पास जो लिम्फ वेसल होती है उसमें हमारे पास बेसिकली लिम्फ होता है, ठीक है, दैट इज़ अ फ्लूइड, ठीक है। लिम्फ इज़ ऑल्सो अ फ्लूइड जिसमें हमारे पास बहुत सारी एंटीबॉडीज़ होती हैं, और हमारे पास उसमें न्यूट्रोफाइल्स होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, ठीक है। और बहुत ज़्यादा डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिम्फोसाइट्स होते हैं, ल्यूकोसाइट्स वगैरह होते हैं, ठीक है, फैगोसाइट्स होते हैं। ये सारे बेसिकली वो है, आप इम्यूनिटी में इसको बहुत डिटेल से पढ़ने वाले हो, बहुत डिटेल से। आपको सिर्फ इसको इतनी डिटेल रखनी है, लिम्फ की तो आपको इतनी डिटेल रखनी है बस कि हमारे पास एंटीबॉडीज़ वगैरह होती हैं और वाइट ब्लड सेल होते हैं जिसमें हमारे पास लिम्फोसाइट आते हैं, फिर फैगोसाइट्स, फिर न्यूट्रोफाइल्स वगैरह आते हैं, ठीक है। और मोनोसाइट्स आते हैं जो कि फिर मैक्रोफेजेस में मैच्योर होता है, ठीक। यानी कि पहले वो मोनोसाइट होता है फिर बाद में वो माइक्रोफेज में मैच्योर होता है। बट ये आप इम्यूनिटी में बहुत डिटेल से पढ़ने वाले हो, सो डोंट वरी। ये सारी चीज़ें लिम्फ में होती है। प्लस हमारे पास यहाँ पे प्लस ब्लड प्लाज्मा भी होता है और उसके साथ साथ हमारे पास यहाँ पे टिश्यू फ्लूइड वगैरह भी होता है। टिश्यू फ्लूइड के भी मटीरियल्स यहाँ पर इन होते हैं, ठीक है। सो दैट्स व्हाट इंपॉर्टेंट थिंग। और यप लिम्फेटिक सिस्टम बेसिकली आपको एक तरीके से प्रोटेक्शन देता है अगेंस्ट योर वायरसेस एंड पैथोजन। ये एंटीबॉडीज़ भी आपको प्रोवाइड करता है। इसके अंदर आपके पास मटेरियल्स लाइक शुगर, लाइक बेसिकली ग्लूकोज और प्रोटीन्स, ये सारे भी ट्रैवल करते हैं, प्लस एंटीबॉडीज़ मैक्सिमम क्वांटिटी में एंटीबॉडीज़ ट्रैवल कर रही होती हैं। At the venous या venual end of the capillary you can just see that again the substances are moving inside. एरो तुम्हें शो कर रहे हैं, ठीक है, एरो क्लियरली शो कर रहे हैं कि what they are trying to say basically। जो एट्रियल एंड है वहाँ पर एरो बाहर की तरफ शो हो रहा है, यानी कि वाटर जो है वो बाहर जा रही है। लेकिन वेनुअल एंड में या वेनस एंड में हमें पे दिख रहा है कि जो मटेरियल्स है वो वापस इनसाइड आ रहे हैं, बेसिकली वाटर इनसाइड आ रहा है। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है और इस चीज़ को याद करना ज़रूरी है। सो यप दैट्स बेसिकली द डायग्राम वाज वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने सोचा मैं आपको दिखा दूँ ताकि आपको मज़ीद क्लियर हो जाए। और लिम्फ बेसिकली जो है टिश्यू फ्लूइड के मटेरियल्स को अंदर ले रही है अपने। आप खुद देखो वाटर भी अंदर जा रहा है, ठीक है, बाकी मटेरियल्स भी, एंटीबॉडी वगैरह भी अंदर जाते हैं, ठीक, और फिर उसके थ्रू ट्रैवल करते हैं। तो ये इन करती है, लीक नहीं करती, ये अंदर लेती है सारे टिश्यू फ्लूइड के सब्सटेंसेस को, उससे भी लिम्फ बनता है। ये सब मिलाकर लिम्फ बनता है, ठीक है। तो समझ आ रहा है लिम्फ का कि वो टिश्यू फ्लूइड से जो सामान अंदर ले सकती है वो लेती है, वाटर ले लेती है और भी बहुत सारे सब्सटेंसेस आइंस वगैरह होते हैं जो पास थ्रू कर जाते हैं, तो वो उन्हें भी लेती है और फिर उन्हें पूरी बॉडी में ट्रैवल करवा रही होती है। Let's quickly describe the lymph. That's 90% of fluid that leaks out of capillary seeps back. What does it mean? देखो कैपिलरी से जो फ्लूइड बाहर निकला था ना वो 90% ले लेती है लिम्फ। यानी लिम्फ कैपिलरी जो भी हमारे पास कैपिलरी से लाइक जो भी लीकेज हो रहा था, ठीक है, जो टिश्यू फ्लूइड बनाया था उसका 90% वो लिम्फ ले लेता है। मैंने बताया आपको इसी तरीके से लिम्फ बनता है। अनदर 10% इज रिटर्न बाय द लिम्फेटिक सिस्टम। बाकी का जो 10% है वो लिम्फेटिक सिस्टम रिटर्न कर देती है, ठीक। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट की पॉइंट। और लिम्फेटिक सिस्टम बेसिकली इज मेड अप ऑफ लिम्फ वेसल्स। लिम्फेटिक सिस्टम जैसे देखो आपको मैंने अभी सर्कुलेशन स्टार्ट किया तो हमने ब्लड वेसल्स पढ़ी थी ना, तो इसी तरीके से हमारे पास लिम्फेटिक सिस्टम है वो लिम्फ वेसल्स वगैरह बना रही होती हैं। लिम्फ वेसल्स पता है आपको, दे आर बेसिकली डक्ट, ठीक है, जो पाथवे प्रोवाइड करती है। और लिम्फ आपको पता चल गया ऑलरेडी कि लिम्फ व्हाट इज़ लिम्फ, ठीक है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। And lymphatic systems, okay, yep, the lymphatic will allow tissue fluid to leak in। यानी कि बेसिकली जो टिश्यू फ्लूइड है ना वो अब लिम्फ के अंदर, लिम्फ वेसल्स के अंदर लीक होना शुरू हो जाते हैं या फिर डिफ्यूज़ होना शुरू हो जाते हैं। तो टिश्यू फ्लूइड आधे से ज़्यादा तो लिम्फ के अंदर चला जाता है, ठीक है। लिम्फ वेसल्स हैव वॉल्स लार्ज इनफ फॉर प्रोटीन्स।
ये पॉइंट भी याद कर लो कि प्रोटीन के लिए इसके पास अलग से लार्ज जो है वॉल्व्स होते हैं, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में होती हैं वॉल्व्स। जैसे हमारे पास वेन्स था ना, प्रीवियस वीडियो देख कर आओगे, बट देखिए तो इट्स गुड, वहाँ पे तो मैं वॉल्व्स के बारे में मैं पढ़ा चुका हूँ ऑलरेडी कि वो क्यों है हमारे पास वेन्स में। अगर नहीं पता तो देख कर आओ। लार्ज प्रोटीन्स के लिए भी होती हैं। अब देखो फिर वो ग्रेविटी से तो लिंक्ड कर रहा है ना टू सम एक्सटेंट, के लार्ज है तो वो फिर नीचे भी आ गिर सकती है, मतलब ले सकता है, ग्रेविटी पुश करती है तो उसके थ्रू भी वॉल्व्स है। लिम्फ नोड कंटेन्स एंटीबॉडीज। जो लिम्फ नोड है ना हमारे पास, लिम्फ नोड बेसिकली ये पॉइंट याद कर लो कि लिम्फ नोड हमारे पास एंटीबॉडी, मैं तुम्हें बोले जा रहा था कि हमारे पास जो लिम्फ वेसल होती है उस लिम्फ वेसल के अंदर एंटीबॉडी बहुत क्वांटिटी में होती है, और असल में एंटीबॉडी जो हमारे पास लिम्फ वेसल उसमें असल में लिम्फ नोड में होती हैं। तो लिम्फ नोड्स में बहुत ज़्यादा एंटीबॉडीज़ होती है। ये पॉइंट भी आप याद कर लें आराम से, ठीक है। और ये अपने MCQ नोट्स बनाए तो नोट्स पर लास्ट भी लिखो, MCQ भी बन सकता है इसका, और थ्योरी तो अच्छी खासी बन जाती है, ठीक। दिस इज़ द की पॉइंट। और इसकी बेसिकली मेन जॉब ये होती है कि टू रिटर्न ब्लड प्लाज्मा टू द ब्लड, ठीक है, एंड ऑल्सो टू मेंटेन द ऑस्मोटिक बैलेंस बाय अलाउइंग प्रोटीन टू लीक इन फ्रॉम द टिश्यू फ्लूइड। टिश्यू फ्लूइड से हमारे पास जो प्रोटीन्स है वो लीक होगी इन साइड पे, यानी कि लिम्फेटिक सिस्टम में लिम्फ वेसल में प्रोटीन्स आएगा तो ऑस्मोटिक बैलेंस को भी मेंटेन कर लेते हैं, ठीक है। ऑस्मोटिक बैलेंस को मेंटेन तो सब कर रहे होते हैं ऑलमोस्ट, ठीक है। वाटर लीकेज भी हो रहा है, प्रोटीन को कोई रेस्ट्रिक्ट कर रहा है तो कोई अलाउ भी कर रहा है, ठीक। अब कौन रेस्ट्रिक्ट करे कौन अलाउ ये तो पता होना चाहिए आपको। एंड इट्स मेन जॉब इज़ टू रिटर्न द ब्लड प्लाज्मा टू द ब्लड। जो ब्लड प्लाज्मा है ना वो वापस ब्लड में चला जाए, इसका लिम्फेटिक सिस्टम का ये मेन रोल होता है। द सिस्टम इज़ ऑल्सो वेयर अ लॉट ऑफ द वाइट ब्लड सेल्स रेसाइड। बेसिकली मैंने फिर वही बोला कि हमारे पास लिम्फेटिक सिस्टम का, अगर जैसे हमारे पास सर्कुलेशन है, सर्कुलेटरी सिस्टम का एक इंपॉर्टेंट बेसिक फंक्शन के मेन फंक्शन क्या है इसका, तो वो होता है सर्कुलेशन। ब्लड इधर से उधर ट्रैवल कर रहा होता है, जो कि ज़रूरी है। और हम पढ़ चुके हैं कि क्यों, पहली वीडियो इंट्रोडक्टरी थी उसमें मैं सब पढ़ा चुका कि क्यों बेसिकली जब वो ट्रांसपोर्ट कर रहा था। बट इन लिम्फेटिक सिस्टम अगर लिम्फ वेसल्स में हमारे पास जो है ये मटीरियल्स और टिश्यू फ्लूइड वगैरह ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, इधर से उधर जा रहे हैं, सो व्हाट इज़ द बेसिक रीज़न ऑफ देयर फ्लो। तो उसका बेसिक रीज़न ये है कि इसमें मेजॉरिटी में हमारे पास वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, और वाइट ब्लड सेल्स होने की वजह से मेजॉरिटी में ये क्या करते हैं, प्रोटेक्शन दे रहे होते हैं। क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन देंगे बॉडी को तो पैथोजन अटैक नहीं कर पाएगा, और अगर जस्ट इन केस कर भी लेगा तो ये फ़ौरन से इन्वेस्टिगेट कर लेते हैं और फिर उस पर अटैक करते हैं। एंड द कंटेंट ऑफ ब्लड, इसको रोक के इसका स्क्रीनशॉट भी ले लेना और इसको लिख भी लो। 5 डेसीमीटर क्यूब ब्लड इज़ इक्वल्स टू 5 kg, ठीक है। और 5 मल्टीप्लाई बाई 10⁻13 रेड ब्लड सेल्स होते हैं, विच आर ऑल्सो कॉल्ड एज erythrocytes. Erythrocytes is basically scientific name of the red blood cell. ये red blood cell हम बोलते हैं, इसका असल नाम erythrocytes है, ठीक है। और 6 मल्टीप्लाई बाई 10⁻12% इसमें हमारे पास प्लेटलेट्स होते हैं। उनकी क्वांटिटी याद कर लो, 2.5 मल्टीप्लाई बाई 10⁻11% हमारे पास वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, जिसको ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं, यानी कि बेसिकली वाइट ब्लड सेल, जिसको एग्जामिनर ल्यूकोसाइट भी कह सकता है। तो दोनों बिकॉज दोनों बोथ आर सेम, तो एग्जामिनर कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। तो एराथ्रोसाइट्स का और ल्यूकोसाइट्स का पता होना चाहिए, इनकी क्वांटिटी का पता होना चाहिए। एंड एट द लास्ट आपको RBC यानी कि रेड ब्लड सेल्स यानी कि एराथ्रोसाइट्स का आपको पता होना चाहिए। एराथ्रोसाइट्स हमारे पास स्मॉल साइज़ में होते हैं, जो कि 7 माइक्रोमीटर है। अभी मैंने बताया है कि हमारे पास कैपिलरी का साइज़ क्या है, 7 माइक्रोमीटर। मैं बार बार वीडियो में अक्सर इसलिए बोल रहा हूँ ताकि बच्चे को अगर साइज़ याद नहीं हो रहे होते तो मैं मेरी जो वीडियो में बार बार वो दोहरा रहा होता है ताकि बच्चा उससे याद कर ले, बहुत इफेक्ट पड़ता है। तो रेड ब्लड सेल का साइज़ क्या है, 7 माइक्रोमीटर, और कैपिलरी का साइज़ क्या है, 7 माइक्रोमीटर। इसी वजह से यानी कि कैपिलरी को हम कहते हैं कि 1 सेल थिक, तो वो 1 सेल कौन सा है, दैट्स RBC, रेड ब्लड सेल। रेड ब्लड सेल थिक होता है, ठीक है, एक कैपिलरी। इसी वजह से रेड ब्लड सेल का साइज 7 माइक्रोमीटर, उसका भी 7, तो इसी वजह से रेड ब्लड सेल्स टिश्यू फ्लूइड में भी पास नहीं कर सकता, और लिम्फेटिक सिस्टम में भी। मैंने भी पूरा बता दिया कि लिम्फेटिक सिस्टम में क्या क्या होता है, लेकिन RBCs नहीं होते, ठीक है। बाइकॉनकेव शेप होती है इसकी, गूगल करके भी चेक कर लेना बाइकॉनकेव शेप किस तरह से होती है, ठीक। और ताकि और अच्छे से नॉलेज हो जाए, पता हो, फिर इसका डायग्राम कहीं बना भी देना ताकि पता चल जाए। मैंने बाइकॉनकेव शेप लिख दो। स्मॉल अमाउंट ऑफ ऑर्गेनल्स, इसके अंदर बहुत स्मॉल अमाउंट ऑफ ऑर्गेनल्स है। वो कौन कौन से वो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। हाई फ्लेक्सिबिलिटी इन मेम्ब्रेन, इसके मेम्ब्रेन में फ्लेक्सिबिलिटी हाई होती है। अब क्यों हाई होती है, देखो मेम्ब्रेन हमेशा जो है वो मॉलिक्यूल्स को अलाउ करता है। जहाँ भी वर्ड मेम्ब्रेन आएगा वहाँ ये चीज़ समझ जाए कि मॉलिक्यूल्स इन एंड आउट जा रहे हैं, ऑफ कोर्स क्योंकि ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, यानी कि अलाउ कर रहे हैं सब्सटेंस टू पास इन, और कुछ को रेस्ट्रिक्ट भी करता है, और कुछ यानी कि पास इन एंड आउट, ठीक है। तो हाई फ्लेक्सिबिलिटी का क्या मतलब है, इसका मतलब है कि बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल है अमाउंट ऑफ, मतलब मॉलिक्यूल्स को पास इन करने के लिए और आउट करने के लिए। तो मेरा तुमसे क्वेश्चन है, डू यू नो अबाउट द हीमोग्लोबिन, जो कि हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। हीमोग्लोबिन RBCs में होता है, और हीमोग्लोबिन बेसिकली इज अ मॉलिक्यूल दैट होल्ड्स
ऑक्सीजन, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड को भी ये अपने अंदर ग्रिप रखता है। तो क्योंकि ये मॉलिक्यूल ऑक्सीजन को पकड़ता है, होल्ड करता है, तो वो मॉलिक्यूल अंदर कैसे आएगा? कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आ रही है, ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बन रहा है, या ऑक्सीजनेटेड ब्लड फॉर्म हो रहा है, यानी कि ऑक्सीजन अंदर जा रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ रही है। तो ये अंदर और बाहर कैसे आ रही है? दैट्स बिकॉज ऑफ द हाई फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ मेम्ब्रेन इन द रेड ब्लड सेल। सो यप, दैट्स इट हियर। हमने इस वीडियो में पूरा डिस्कस किया अबाउट द कंटेंट ऑफ द ब्लड एंड लिम्फेटिक सिस्टम की इन्फॉर्मेशन ली। अब इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट हीमोग्लोबिन, और फिर हम डिसोसिएशन कर्व को डिस्कस करेंगे। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल दैट टेक केयर, डू सब्सक्राइब दिस चैनल इफ यू आर न्यू। ठीक है, मज़ा आ रही है, वीडियो एंजॉय कर रहे हो, समझ में आया, तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड डू नॉट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द बेल आइकन टू बी नोटिफाइड। पॉकेट गाइड लाजमी ले लेना, वो सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है।